हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट जीनियसेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th। और अगर सबसे पहले हम यहाँ क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे साइंस में चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा इंट्रो करेंगे और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे उन चैप्टर्स को हमने करना कैसे है। अगर हम सिंपली बात करें तो सबसे पहले क्लास 10th में ज़्यादा चैप्टर थे और कुछ चैप्टर्स कट होने के बाद अब हमें जो टोटल चैप्टर्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 13। ओके, जिसमें से जो हमारे 4 चैप्टर हैं, अगर हम साइंस में बात करें तो साइंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में पहले 5 चैप्टर्स थे, अब यहाँ रह चुके हैं 4 चैप्टर। ओके, तो अब हमने केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? हमने यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ने हैं जिनकी नंबरिंग 1 to 4 हम लेके चल रहे हैं। ओके, और जो ये 4 चैप्टर हैं ये हमारे सिलेबस में आएंगे 25 मार्क्स के। अगर हम बोर्ड का एग्जाम देखें तो उसमें ये अप्रोक्सीमेटली हमें 25 मार्क्स का एग्जाम हमें यहाँ से मिलेगा। केमिस्ट्री के बाद अगर हम बात करते हैं तो जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी हमें यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ओके, और ये भी कितने मार्क्स की आएगी? 25 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली ये हमें मिलेगा। और बायो के बाद हम यहाँ पे 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे फिजिक्स के। तो फिजिक्स के भी हमें यहाँ कितने चैप्टर्स मिलेंगे? हमें यहाँ पे 4 चैप्टर्स मिलेंगे और वो भी हमें 25 मार्क्स की। इसके अलावा यहाँ पे एक और चैप्टर आता है, वो है तो एनवायरनमेंट का, पर उसको हम बायो में कवर कर सकते हैं, तो उसे मैं अलग से लिख रहा हूँ इस चैप्टर को। ये हमारे पास हो जाएगा अवर एनवायरनमेंट का चैप्टर। ओके, ये जो चैप्टर आएगा ये आएगा 5 मार्क्स का। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि हमारी क्लास 10th में जो साइंस है इसमें जो हमारा पूरा सिलेबस है, ओके, वो उसमें से कौन से पोर्शन से कितने चैप्टर्स आनी है और वो हमें यहाँ पे कितने मार्क्स कवर करवा के जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर होगा जो अभी आज हम शुरू करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद हम यहाँ मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। एक 5th चैप्टर था जो कट हो चुका है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नेम से था वो। इसके बाद अगर हम बायो की बात करें तो बायो में हम यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, ओके, लाइफ प्रोसेस के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी में भी हेरिडिटी प्लस इवोल्यूशन था, जो इवोल्यूशन पार्ट है वो कट हो चुका है। ओके, और इसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी हम यहाँ पे 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा फिजिक्स का। ओके, इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे द आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर्स हमने फिजिक्स में पढ़ने हैं। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट के बारे में। तो टोटल अगर हम यहाँ बात करें तो हमने यहाँ पे 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं और हमने यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर, अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग लेके चलें तो हमें यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर इस तरह से आएगा। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम सबसे पहले केमिस्ट्री शुरू करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे बायो शुरू करेंगे, देन हम फिजिक्स शुरू करेंगे। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन वर्ड की बात करें तो सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन जो वर्ड है ना वो हमने 9th क्लास में सुना था जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि ये केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वहाँ रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और उसमें क्या होगा, उसमें जो उनका मास होगा वो कांस्टेंट रहता है। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहता है, तो इसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था। तो वहीं पे सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस का नेम सुना था। इसके अलावा हम केमिकल रिएक्शंस को पहले से करते भी आए हैं, जैसे कि हमने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के बारे में सुना हुआ है, हमने वो पढ़ा है, हमने कंबशन के बारे में पढ़ा है। तो ये सब जो टर्म्स थी ना हमने यहाँ पर पहले डिस्कस की हुई है, पर हमें प्रॉपरली उसके बारे में नहीं पता था। इसी चैप्टर में हमने इसी के बारे में पता करना है। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है पहले वो देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है ना वो एक थ्योरेटिकल पार्ट लेके चल रहे हैं, उसको हम शॉर्ट टू शॉर्ट वर्ड्स में या शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म्स में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक लाइन के अंदर वो पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, इक्वेशंस बोल देंगे। तो इसी के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक थिंग्स रखी होती हैं, उसको जब हम आपस में मिक्सअप करते हैं या कोई कंडीशंस देते हैं तो उनमें ना कुछ एक बदलाव होगा जिससे वहाँ पे एक न्यू थिंग्स बन जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन मिलती है। और इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, थिंग्स तो वही रखी हैं, उसमें होगा क्या कि कुछ ओल्ड बॉन्ड्स होंगे जो ब्रेक हो जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक
मोलिक्यूल रखा है ए और ए। मोलिक्यूल क्या होता है हम नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। एक हमें यहाँ पे बी बी मोलिक्यूल मिला है। ओके, हमने इसमें क्या करना है, इन दोनों की हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे मान लो कोई कंडीशन दे देंगे। वो एक स्पेसिफिक कंडीशन भी हो सकती है, जनरल कंडीशन भी हो सकती है, जो हम अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो है ये ओल्ड बॉन्ड बने हुए हैं एटम्स के बीच में। यहाँ क्या होगा, जो ओल्ड बॉन्ड होंगे वो तो ब्रेक हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू बॉन्ड्स जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ जो मोलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास न्यू वाले, वो कुछ हमें ऐसे दिखेंगे, एक ए बी बन गया और सेकंड वाला भी ए बी बन चुका है। तो यहाँ पे जो ओल्ड बॉन्ड्स थे उनकी ब्रेकिंग हो चुकी है और न्यू बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इसको मैंने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मैंने अभी कहा कि हमारी जो भी स्टोरी है उसको हम क्या करेंगे, जिन वर्ड्स के अंदर या जिस वे में एक्सप्रेस करेंगे उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट की बात करूँ तो वो कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ पे टू मोलिक्यूल्स लिए, एक तो ए का मोलिक्यूल था, एक बी का मोलिक्यूल था। हमने वहां पे कुछ कंडीशंस दी, और वो कंडीशंस देने के बाद क्या हो चुका है, वहां पर ए बी के दो मोलिक्यूल बन चुकी हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम रिएक्शन बोल सकते हैं। ये भी रिएक्शन है, पर इसको हम स्पेसिफिकली इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि वो जो चीज अभी मैंने कही है ना, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो जाएगी ओल्ड बॉन्ड की, मेकिंग हो जाएगी न्यू बॉन्ड्स की। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि केमिकल जो एक रिएक्शन है उसमें क्या होता है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, यानी जिनमें बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी और मेकिंग होगी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्योंकि ये रिएक्ट कर रही हैं तो इनका नेम क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स हो जाएगा। हम रिएक्टेंट्स पे क्या लगाते हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, मैं प्रेशर चेंज कर सकता हूं, इसके अलावा जो वॉल्यूम है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है, सनलाइट दी जा सकती है, डार्क में रखा जा सकता है, और भी ऐसी जो थिंग्स आती हैं, हमने बस कंडीशंस को चेंज करना है। कंडीशन एक भी लग सकती है, एक से ज्यादा भी लग सकती है। फिर क्या होगा, जो थिंग्स बनेगी इन्हें हम प्रोडक्ट्स कह देंगे। अब हमें यहाँ पे टू मोलिक्यूल्स मिल चुके हैं ए बी के, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, इन्हें हम प्रोडक्ट्स कह देंगे। तो इसको हम एक तरह से सिंपल वे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी। इसके साथ साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी पूरी रिएक्शन होती है ना, उसमें हमें बेसिकली टू टाइप्स के चेंज मिलते हैं। एक तो मिलता है हमें फिजिकल चेंज, एक मिलता है हमें केमिकल चेंज। तो एक हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज का मीनिंग क्या है, देखो कि उसकी जो फिजिक है उसमें क्या चेंज आया है। यहाँ फिजिक की बात करें, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने आइस ले ली, अब आइस को मैं हीट कर रहा हूँ, आइस को हीट करते ही वो क्या बन चुका है, वो वहां वाटर बन चुका है। तो उसकी जो है तो वाटर ही, ऐसा तो नहीं है कि वाटर से वाइन बन गई, है तो वहां पे वाटर ही। तो वहां जैसे ही हमने आइस को क्या किया, हीट किया, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, उसने अपनी फिजिक को चेंज कर लिया। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। मैंने एक एप्पल ले लिया, एप्पल को मैंने कट कर दिया, तो पहले एक प्रॉपर वे में एप्पल रखा था, अब वो उसके वहां पे पीसीज रखे हैं। तो ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई लिक्विड है उसको मैंने जब बॉईल किया तो वहां पे वो स्ट्रीम में यानी गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से वो भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, जब उसकी स्टेट चेंज होती है। और सेकंड चेंज आता है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है, जो अभी हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा कि वहां पर एक हम यहाँ पे कुछ थिंग्स को लेके चलेंगे, वहां से न्यू थिंग्स बन जाएगी, वो एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज में आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। यहाँ आइडेंटिटी का मीनिंग है जो थिंग हम लेके चले हैं। मान लो मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया सॉलिड स्टेट में, जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने पे यहाँ पे वाटर ही मिलेगा मुझे लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हुई, वाटर है तो वाटर का वाटर ही मिलेगा मुझे। तो इस तरह से ये कौन सा चेंज था, ये फिजिकल चेंज है। पर ऐसा हो कि वाटर में हम कुछ ऐसी थिंग्स ऐड कर दें कि वहां पे कुछ और ही बन जाए, वहां वाटर रहे ही ना, तो उस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन लेके चल सकते हैं हम, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड लेके चल सकते हैं। कर्ड में क्या होगा, पहले मिल्क था, उसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा काम किया कि मिल्क से क्या बना दिया, कर्ड बना दिया, उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी
होती है। तो इस तरह से जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे टू टाइप्स के चेंजेस की बात कर ली है। और वहीं अगर हम फिजिकल और केमिकल चेंज की कंपैरिजन करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है ये टेम्परेरी चेंज होता है। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो उसको फिर से मैं फ्रीज करके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, और अगर हम यहाँ पे केमिकल चेंज की बात करें तो वो परमानेंट मिल सकता है हमें। हम यहाँ पे मिल्क से कर्ड बना लेंगे, कर्ड से वापस हम मिल्क नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या देख लिया कि जो केमिकल चेंज होगा वो परमानेंट होगा। ओके, और अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। ओके, सिर्फ उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उसका स्टेट चेंज हो जाएगी, बस ये सब चेंज आएगा, कोई न्यू थिंग नहीं बनेगी, आइडेंटिटी वही की वही रहेगी। इसके केस में क्या होगा, एंटायरली न्यू स्पीशीज बन सकती है, न्यू सब्सटेंस बन जाएगा और उसकी फिजिकल, और अब देखो कोई नई चीज बनी है, हो सकता है कि उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाए। तो यानी केमिकल चेंज के अंदर फिजिकल चेंज अपने आप कवर हो जाएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एक थिंग ली है, वो सॉलिड स्टेट में थी, उससे जब जो न्यू थिंग बनी है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, वो हो सकता है लिक्विड में भी आ सकती है। ओके, पर न्यू चीज बन चुकी है, हमने उस पर फोकस करना है, यानी आइडेंटिटी चेंज हुई है या नहीं हुई हमने वो देखना है, उसकी स्टेट क्या है वो चीज नहीं देखनी हमने तब। तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। हम फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं सिंपल मेथड से, जैसे कि आइस थी, आइस को हीट किया तो वाटर बन गया, वाटर को फ्रीज कर दोगे आइस बन जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में रिवर्स करना मुश्किल है। अगर हम मिल्क से कर्ड बना देंगे, कर्ड से मिल्क नहीं बना पाएंगे। ओके, तो इसको इजिली रिवर्स नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि जो हमारे पास फिजिकल चेंज होता है ना, इसके अंदर हो सकता है कि ज्यादातर एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ना हो। पर अगर हम इसके केस में लेके चलें तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब इसके लिए कौन सी टर्म्स यूज करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, तो उस टाइम पर इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, हीट का बाहर निकलना होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक कह देंगे, जब एनर्जी रिलीज हो रही है हीट की फॉर्म में। और जब ये एनर्जी को गेन कर रहा है, ओके, एनर्जी को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तब हम उसको बोल देते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब एंट्री करना। ओके, तो जो हीट है वो एंट्री करेगी इसके अंदर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टू वर्ड्स और आएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है और एंडोथर्मिक कौन सी होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं केमिकल चेंज के केस में हमें मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगा, एनर्जी का यहाँ पे चेंज मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, इनके बीच में हमने डिफरेंसेस भी देख लिए। आप इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो। कहीं भी अगर आपको मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लाइम, कंडेंसेशन, कटिंग, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं, वो फिजिकल चेंज में आएगा। और कहीं आपको बर्निंग वर्ड मिल गया, फॉर्मेशन वर्ड मिल जाता है, ओके, कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिससे कि कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा हो, तो उस टाइम पर जो भी चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स भी कौन कौन से होंगे। तो जो भी हमारे पास चेंज आएगा, अगर उसके अंदर केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो रहा है तो हम ये कह देंगे कि वो कौन सी रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन है। तो हमने यहाँ पे मेनली कौन से चेंज के बारे में पढ़ना है, हमने यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। और इसी पर ही हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि जो भी कोई रिएक्शन है, अगर वहां कोई न्यू थिंग बनी है तो उसके अंदर हमें वहां उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो न्यू थिंग्स बनी है या नहीं बनी। यानी कि जो भी केमिकल चेंज आया है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक फैक्टर्स है, अगर हमें वो दिख रहे हैं ना तो हम कह सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस बने होंगे। जैसे कि हो सकता है कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। ओके, देखो स्टेट चेंज तो फिजिकल में भी हो रही है, यहां मैं कह रहा हूं कि केमिकल में भी तो होगी स्टेट चेंज, हो सकती है। तो इस वजह से हम इस फैक्टर को कंसीडर करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां पे कलर चेंज हो चुका है, यानी अब कोई न्यू थिंग बनी होगी, हो सकता है उसका कोई और कलर हो, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज आएगा। वहां पे कोई गैस निकल गई, कोई हाइड्रोजन हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन गैस होगी, अमोनिया होगी, अगर ऐसी गैसेस निकल रही है तो हम कह देंगे वहां पे केमिकल चेंज है। और वहां पे ज्यादा चेंज आ गया टेम्परेचर में, जैसे कि एक्सो एंडो भी मैंने बताया था, उसको भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो हम यहाँ
यहाँ देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन आएगी तो उसके केस में हमें यहाँ पे कुछ एक फैक्टर्स मिलेंगे जिसको कंसीडर करके हम बता सकते हैं कि वहाँ केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ओके, अब इसके अलावा हमने यहाँ पे एक लॉ पढ़ना है, और ये लॉ हमने 9th क्लास के अंदर जो 3rd चैप्टर था वहां हमने यहीं से शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मैटर है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन आएगी ना उसमें हमने इस थिंग को लेके चलना है कि हम मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पर हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की एक और डेफिनेशन भी देख ली थी। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, तब हमने यहाँ पे देख लिया था कि यहाँ सिंपली हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि जो इसका टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का, वही टोटल मास किसका आ जाएगा, प्रोडक्ट्स का आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ ये देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन को लेके चलता हूँ कि हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसके बारे में हमें पता है, उसका हमें रिबन गिवन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिबन को थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेंगे, फिर हम उसको क्या कर देंगे, उसको बर्न करना शुरू कर देंगे। तो जैसे उसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब क्या होगा, तब वहां पर व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलेगी, और उसके बाद वहां पर जो हमें मिलेगा वो हमें व्हाइट कलर का ऐश जैसा पाउडर मिल जाएगा, जिसको हमने जब चेक किया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। तो यहां मैंने आपको एक रिएक्शन बता दी कि इसमें हुआ क्या है। इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो मैग्नीशियम होगा, एक ऑक्सीजन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हमें ये पता है। पर इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करें, मतलब कि इतनी थिंग्स को, इतनी लाइंस को जब हम लिखने बैठेंगे तो करोड़ों रिएक्शनें हो रही हैं, लाखों करोड़ों रिएक्शंस हैं, तो हम कितना लिखेंगे। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक शॉर्ट वे में, एक सिस्टमेटिक वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी रिप्रेजेंटेशन को हम इक्वेशंस बोल देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। द रिप्रेजेंटेशन of chemical reactions in the form of formula of reactants and products separated by an arrow is called chemical इक्वेशन। तो हमने यहां पे क्या देख लिया कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है वो क्या होगी, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टमेटिक वे में। हम रिएक्टेंट्स को लेके चलेंगे, ओके, हम प्रोडक्ट्स को लेके चलेंगे। रिएक्शंस के अंदर हम रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को लेके चलेंगे, और इनके बीच में एक एरो लगा देंगे। एरो से पता चलेगा कि रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं। तो ये जैसे कि यहाँ एरो लगा हुआ है, ये एरो हेड है। एरो हेड हमेशा किस तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट्स की तरफ। और यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएंगे, रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर हम एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स लेके चल रहे हैं तो उसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे, ओके। और एक ही रिएक्टेंट को एक से ज्यादा बार लेके चल रहे हैं तो उतने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहां हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मोर देन वन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने देख लिया। अब जो ये केमिकल इक्वेशन होती है इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, और एक होती है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो वाली इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो जो थिंग्स हम रिएक्टेंट में लेके चले हैं हम उनका नेम लिख देंगे। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, प्लस का साइन लगा के ऑक्सीजन लिख दिया, और यहां से बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैंने यहां पे ये लिख दिया। वही मैं यहां पे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ये लिख सकता हूं। ऑक्सीजन का O2 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, बीच में प्लस लगा दिया। ये मेरे पास रिएक्टेंट्स आ गए, और यहां मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जो सिंबल्स हैं उनकी फॉर्म में भी हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि जो केमिकल इक्वेशन है, ओके, तो इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था कि हम यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को लिखना चाहें तो हम बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। पर वहीं जब मैं एक ही रिएक्टेंट को मोर देन 1 टाइम्स लिखना चाहूंगा तो उस टाइम पे मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करना पड़ेगा, हम एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स लेना ही क्यों चाहेंगे। तो इसका हमें जो सिंपल सा वे मिलता है वो वही है जो हमने 9th में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और उसी चीज को हम यहां अप्लाई कर देंगे। तो हमने बात की थी कि जितना मास रिएक्टेंट का रखा होगा,
टोटल मास, उतना ही टोटल मास हमें किसका मिलता है, प्रोडक्ट का मिलता है। ओके, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि जो मैटर है वो ना तो नया क्रिएट हुआ है ना नया डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। अब अगर हम फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग चलें तो फॉर्मूला कैसे बनते हैं, हमने 9th क्लास में क्रिस क्रॉस मेथड में देख लिया था। हो सकता है कि जो नया फॉर्मूला बना हो वहां पे किसी थिंग का एक से ज्यादा नंबरिंग आ रही हो, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जब उतनी नंबरिंग वहां यूज हुई है तभी आ रहा होगा, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं, इसको हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट जितने टोटल रखे थे उतने ही हमारे पास टोटल नंबर्स जो है एटम्स के या फिर मॉलिक्यूल्स बोल दो, उतने ही हमें वहां पर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला दे रखा है उसके अराउंड बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। ओके, और हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर आपके पास एटम रखा है या मॉलिक्यूल रखा है, ओके, उसके कितने नंबर्स रखे हैं, किसी स्पेसिफिक एटम के कितने नंबर्स रखे हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग की बात करें, उससे पहले हम देख सकते हैं कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें फर्क क्या रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे इसी रिएक्शन की बात की थी, जब मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें, मैग्नीशियम 1 रखा है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 रखा है, यहाँ ऑक्सीजन 2 रखी है, यहाँ 1 रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो, आप ऑक्सीजन को तो काट नहीं सकते, यहाँ पे तो जो O2 की फॉर्म में है वो तो यूज हो चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फॉर्मूला है हम उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, और उसके आगे हम नंबर तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी रखी है, 2 रखी है। यहाँ पे 2 कब बनेगी, जब इसके आगे 2 लिख दूंगा मैं। ओके, जब इसके आगे 2 लिख दिया तो यहाँ पे 2 MgO बन गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 पूरे हो चुके हैं, पर यहाँ मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, वहां 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, कोई भी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। तो यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, ये तो बैलेंस्ड है। एक हम अनबैलेंस्ड लेके चलते हैं, Mg था, O2 को हमने यहाँ पे ऐड किया, मान लो मेरे पास यहाँ पे MgO बन गया। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसको हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सब का मास निकाल के देखते हैं। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, वो बैलेंस्ड है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मास कितना आ रहा है। यहाँ मैग्नीशियम का मास होता है 24, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा। तो 24 प्लस 32 कितना बनेगा, 56 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें कितना मास मिल गया, 56 मिल गया। राइट हैंड साइड में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें कितना मास मिल रहा है, Mg का 24 मिलेगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसका 16 मिलेगा। तो ये कितना बन चुका है, ये यहाँ पर 40 बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में मास ज्यादा रखा है, राइट हैंड साइड में कम रखा है। यानी ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही, यानी कि ये अभी तक बैलेंस नहीं है। अब जो हमने बैलेंस कर रखी है उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होगा। यहाँ Mg2 है तो 2 का मास कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है, इसका टोटल मास कितना आ जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। अब हम इसे जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ हमें मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, 48 प्लस 32 80 आ जाएगा। यहाँ MgO का मास कितना था, Mg का था यहाँ पर 24, O का 16 था, और ये कितने टाइम्स रखा है, ये 2 टाइम्स रखा है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू में 40 करेंगे तो ये भी कितना आ चुका है, 80 आ चुका है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हमने रिएक्शन को बैलेंस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना हमें टोटल मास मिल रहा है उतना ही हमें राइट हैंड साइड में भी टोटल मास मिल चुका है। यानी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, वो फॉलो हो रहा है। यानी कि ये रिएक्शन को हम एकदम एग्जैक्ट कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा ही हुआ होगा, और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्यों बैलेंसिंग हमारे लिए जरूरी हो जाती है। ओके, तो अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जो भी रिएक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। यहाँ टोटल हमारे पास टू टाइप्स के मेथड्स आएंगे, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले इस मेथड को फॉलो करते हैं, फिर हम यहाँ पे एक मेथड और बताऊंगा, आप
किसी भी वे में किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ओके, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस, यानी कि जो फॉर्मूला है ना, आप उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। ओके, तो किसी भी रिएक्शन को अगर हमने बैलेंस करना है तो लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास फॉर्मूला है ना, उसके अराउंड हम बॉक्स बना देंगे। जैसे कि mg गिवन है, उसके अराउंड एक बॉक्स बना देंगे, और अगर ये बॉक्स के अंदर इसका 1 नंबर आ चुका है ना, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यहां हम नीचे 2 3 4 कुछ नहीं लगा सकते, आगे चेंज कर सकते हैं, वो तो बैलेंसिंग में करना भी पड़ेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने एटम्स गिवन है एलिमेंट्स की फॉर्म में, और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स गिवन है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना शुरू कर देंगे, और जिसको सबसे ज्यादा नंबरिंग है ना, उसको हम प्रेफर करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, और उसके बाद हम फाइनली चेक कर लेंगे कि वो ठीक भी हुआ है या नहीं हुआ, उसका अभी मेथड बताऊंगा मैं अभी आपको। तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का मेथड गिवन है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको हमने बैलेंस करना है। यहाँ पे हम टोटल काउंट कर लेंगे कि यहाँ पे H कितने गिवन है, 2 इंटू में 2 करोगे तो 4H गिवन है। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गिवन है, और यहाँ अगर हम बात करें वाटर की, तो यहाँ पे टोटल 4H गिवन है, 2 ऑक्सीजन गिवन है, तो ये तो बैलेंस हो रखी है। ओके, तो अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रखी तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेम रिएक्शन को लेके चलते हैं जो भी हमने बात की थी, Mg प्लस O2 है, और इसमें हमने MgO लगा दिया। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो रिएक्टेंट्स है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स है। तो Mg कितने टाइम्स गिवन है, 1 टाइम गिवन है। ऑक्सीजन कितने टाइम गिवन है, 2 टाइम गिवन है। ओके, Mg कितने टाइम गिवन है, 1 टाइम, ऑक्सीजन भी 1 टाइम गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो Mg दोनों तरफ से बैलेंस है, Mg बैलेंस है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, तो हम इसका क्या कर देंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे। इसको तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इस तरफ हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, उस 2 को हम आगे लिख देंगे। तो हमारे पास अब क्या हो चुका है, 2 MgO बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को दोबारा अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या चेंज आया। तो जब हम दोबारा अप्लाई करेंगे, अब हमारे पास Mg प्लस O2 के साथ 2 MgO बन चुका है। जब दोबारा इस वे में चलेंगे तो Mg 1 टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, अब Mg भी 2 टाइम्स हो चुका है। तो अब दोबारा से हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्रिस क्रॉस लगाएंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे Mg क्या मिल गया, इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस 2 को हम Mg के आगे लगा देंगे। तो जब हम Mg की इसको आगे लगा देंगे, अब हम दोबारा चेक करेंगे। तो अब जब हम इसको चेक करेंगे ना, इसके बाद क्या होगा, हमें Mg भी 2 टाइम्स मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स मिल जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। तो हमें एक ये मेथड मिलता है जिसमें हम बॉक्सेस की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एटम कितने टाइम्स गिवन है और किसको कितने से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हम एक एग्जांपल और लेके चल सकते हैं कि हमें यहाँ पे आयरन दे रखा है, हमने इसमें वाटर डाला है और हमने यहाँ पे हीट किया है, तो यहाँ पे Fe3O4 बनेगा, साथ में H2 बाहर निकलेगी। अब हमने इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, जितने टाइप के एटम्स है उसको अलग अलग लिखेंगे, इनकी नंबरिंग को इसके सामने लिख देंगे। Fe 1 टाइम है, H2 टाइम है, ऑक्सीजन 1 टाइम है। यहाँ पे Fe 3 टाइम्स है, H2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है। अब हम कैसे बैलेंस करेंगे, ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, Fe यहाँ पे 3 टाइम्स है, इंटू 1 कर देंगे, या 1 टाइम में इंटू 3 कर देंगे। तो हमें यहाँ ये पता चल गया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में Fe के आगे 3 लगाना है। ओके, तो Fe के आगे क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। ओके, और इसी तरह से हम इस चीज को फॉलो करते हुए हम यहाँ देख सकते हैं, अभी ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस्ड है, नहीं भी होगा तो आगे देख लेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 4 टाइम्स है, वहां पे 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन किस में है, वाटर में है, इसके अराउंड 4 रख देंगे हम। ओके, तो उस टाइम पर क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगा, वो हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 से कर दिया, तो यहाँ हमें 4H2O मिल गया। अब जैसे ही 4H2O लिखा, यहाँ पे Fe और O तो बैलेंस हो चुकी है, पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो चुका है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने टाइम्स आ चुका है, 8 टाइम्स आ चुका है। यहाँ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ 1 से कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे H2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 8 बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ आगे 4 लगा देंगे,
अब ये जितने भी एटम्स है ना यहाँ पे क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। जितने लेफ्ट हैंड साइड में एटम रखे थे उतने ही राइट हैंड साइड में रखे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। और ये एक बैलेंसिंग, ये जो रिएक्शन है वो हम बैलेंस फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं। तो एक हमारे पास ये मेथड है कि हम किस तरह से रिएक्शन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसका एक मेथड और देख लेते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ सेम रिएक्शन लेके चलता हूँ कि मेरे पास Fe है, इसमें मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे वाटर डाल दिया। तो वाटर डालने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें Fe3O4 मिलेगा और साथ में हमें यहाँ पे H2 मिलेगा। तो सबसे पहला जो इसके पास हमारे पास स्टेप आता है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो आता है राइट स्केलेटल ऑफ इक्वेशन। तो जो भी एक इक्वेशन गिवन है इसका स्केलेटन लिखो। तो जो चीज आपको गिवन है वही स्केलेटन होता है, यानी कम से कम एक बार जितनी भी चीजें आनी है इसमें, जितने भी यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो वन टाइम, मिनिमम वन टाइम मेंशन है तो वो आपके पास स्केलेटल ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे कि जितने भी अलग अलग यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं, ये जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इसमें कितने कितने एटम्स रखे हुए हैं और सबसे ज्यादा किसमें है। यहाँ 1 एटम है, यहाँ टोटल 3 एटम्स है, 2H1O। यहाँ पे 7 एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं। तो यहाँ 7 है, हम इसको चूज कर लेंगे। अब हमने इस क्या कर लिया, Fe3O4 को चूज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे सबसे ज्यादा बार क्या दे रखा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, Fe 3 टाइम्स है। तो ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे अब इसको हम ये कहाँ रखा है, राइट हैंड साइड में रखा है। इसको हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और वहां चेक करेंगे वहां ऑक्सीजन कितने टाइम्स है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है वो बैलेंस हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड एटम की। दोबारा से हम चेक करेंगे कौन से एटम्स कितने टाइम्स रखे हैं। Fe यहाँ 3 टाइम्स है, वहां 1 टाइम है। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, वहां 1 तो रखा, वहां 1 से मल्टीप्लाई है ही। तो इस तरह से यहाँ पे आयरन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब लास्ट क्या रह जाता है, ऑक्सीजन रह जाता है। यहाँ ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन रह जाता है। यहाँ हाइड्रोजन 8 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम चेक साइन लिख देंगे। और यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं, जितने भी टाइप के एटम्स आपको दे रखे हैं वो लिखने हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे Fe गिवन है, यहाँ हमें हाइड्रोजन गिवन है, और यहाँ हमें ऑक्सीजन गिवन है। तो ये थिंग्स हमें यहाँ गिवन है। अब हमने चेक करना है कौन से कितनी कितनी बार रखे हुए हैं। Fe लेफ्ट हैंड साइड में 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 लिख दूंगा। और H यहाँ पर 8 टाइम्स है, यहाँ 8 लिख देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ 4 लिख देंगे। अब हम यहाँ प्रोडक्ट में देखते हैं, Fe यहाँ 3 टाइम्स है, तो 3 लिख के हम यहाँ चेक का साइन लगा देंगे कि हमने ये करेक्ट है, ये हमने चेक कर लिया। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे 4 इंटू में 2 8 टाइम्स है, तो ये दोनों नंबर सेम मिल चुके हैं, हम यहाँ पे चेक का साइन लगा देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 टाइम्स है, हम यहाँ 4 लिख देंगे। ये नंबर भी मिल चुका है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी जो करेक्टिवनेस है कि रिएक्शन बैलेंस्ड हुई है या नहीं हुई, इसका हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन को और लेके चलते हैं बैलेंस के लिए। मैंने यहाँ पे C6H6 ले लिया, इसको बेंजीन कहा जाता है। हमने इसकी कंबशन करनी है। कंबशन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ वाटर मिलता है। अब हमने क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने का मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों में से आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। ओके, यहाँ अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन 1 टाइम है, यहाँ 6 लग जाएगा। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसको हम बैलेंस करेंगे तो कैसे हमें रिजल्ट मिलेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 टाइम्स है। ओके, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पूरी की पूरी देख लेंगे कि कितने टाइम्स आ रही है। हम यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, यहाँ में कम मिलेगी। यहाँ देखते हैं 6 टाइम्स तो यहाँ आ चुकी है, 6 इंटू में 2 12 टाइम्स यहाँ है, और यहाँ पे 3 हमें यहाँ मिल गई ऑक्सीजन। तो टोटल हमें 15 एटम्स मिल रहे हैं ऑक्सीजन के। यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ 15/2 लिख देंगे। अब अगर हमने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, तो वहां पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए, हमें एक होल नंबर ही लेके चलना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पूरे नंबर को होल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो भी चीज यहाँ पर
डिवाइड में आ रही है ना, उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन में जो भी चीज है ना उसको डबल कर दो। तो जैसे कि इसको हम डबल कर देंगे तो यहाँ पे 2C6H6 आ जाएगा। इसको 2 से करेंगे 15O2 आ जाएगा। इसको 2 से करेंगे 12CO2 आ जाएगा। और यहाँ हमें 6H2O मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगी। हम इसको चेक कर सकते हैं, जो अभी वे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ राइट हैंड साइड है। यहाँ हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करना है। तो हम ये चेक करते हैं कि कोई जो भी एटम्स है यहाँ पे ये वाले, ये कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम चेक करें कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो यहाँ पे 6 इंटू में 2 12 टाइम्स आ रहा है। हाइड्रोजन की बात करें 6 इंटू में 2, वो भी 12 टाइम्स आ रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 15 इंटू में 2 30 टाइम्स आ रही है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लिया। सेम ऐसा हम राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। कार्बन कितना है, 12 टाइम्स है, तो कार्बन कंफर्म हो चुका है। ऑक्सीजन 12 इंटू में 2 24 ऑक्सीजन तो यहाँ आ चुकी है। ओके, यहाँ अगर हम चेक करें वाटर कितना है, 6 इंटू में हाइड्रोजन यहाँ पे 6 इंटू में 2 करेंगे तो यहाँ पे, एक सेकंड, ये यहाँ पर ये हमने यहाँ लिखना था। तो यहाँ हाइड्रोजन 12 टाइम्स आ चुका है। अगर ऑक्सीजन की बात करें यहाँ 24 है, और यहाँ हमारे पास टोटल 6 है। तो 24 प्लस 6 कितना होता है, 30 होगा। और 30 लेफ्ट हैंड साइड में है, 30 राइट हैंड साइड में है। तो ये भी हमारे पास करेक्ट हो चुका है। तो ये जो रिएक्शन है ये पूरी की पूरी बैलेंस्ड हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ बात की थी कि किसी भी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो इंफॉर्मेटिव क्यों बनाना है, मैंने यहाँ पे अभी मैग्नीशियम बोल दिया, पर मैंने ये चीज़ तो मेंशन नहीं की ना कि मैग्नीशियम मुझे कौन सी स्टेट में मिलेगा, कैसा मिलेगा। या अगर मैं सोल्ट की बात करता हूं तो मुझे क्या पता सोल्ट को मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं या मैंने सोल्ट को वाटर में मिक्स करके दे दिया, एक सॉल्यूशन बना के दे दिया। हम उसमें भी तो सोल्ट को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन चीजों को मेंशन कर देना तो हम किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना, इनके ब्रैकेट्स में हम लिख देते हैं कि जो रिएक्शन है उससे हमें क्या क्या, उसमें जो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है या प्रोडक्ट्स है ये कौन कौन सी स्टेट में है या कैसे है, इससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि सॉलिड स्टेट में होगा तो ब्रैकेट में एस लगा देंगे, लिक्विड स्टेट में होगा ब्रैकेट में एल लगा देंगे, गैसेस स्टेट में होगा हम ब्रैकेट में जी लगा देंगे। अगर प्रोडक्ट साइड हमने मेंशन करना है गैस, तो हवा में चली जाएगी, हम ऐसे अप वाला साइन, अपर जो एरो है वो साइन शो कर देंगे। अगर मैंने किसी चीज को वाटर में मिक्स कर रखा है तो उसको हम एक्वस बोलते हैं, तो वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन को हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स में ए क्यू लिख देंगे। ओके, अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट बन चुकी है, प्रेसिपिटेट क्या है, वो इनसोल्यूबल चीज जो इसमें बन चुकी है, जो नीचे बैठ चुकी है, तो हम यहाँ पे डाउन एरो का यूज कर देंगे। और अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट का यूज कर रहा हूं तो जो हम एरो लगाएंगे इस पे मेंशन कर देंगे। मान लो मैं यहाँ पे इसको हीट दे रहा हूं तो मैं यहाँ पे ऐसे डेल्टा लगा दूंगा। अगर मैं यहाँ सनलाइट दे रहा हूं तो सनलाइट को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, हमने 9th क्लास में साउंड चैप्टर में ये सिंबल देखा था। ओके, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रही है तो हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क हम लिख सकते हैं वहां पे। प्रेशर लिख, अगर हमने प्रेशर मेंशन करना है तो पी लिख देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे एरो पर मेंशन कर सकते हैं जो भी यहाँ पे इक्वेशंस रहने वाली है, जो भी यहाँ पे कंडीशंस रहने वाली है। तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन है इसका जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे Fe था, Fe कौन सी स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, मैंने ब्रैकेट में S लिख दिया। वाटर कौन सी स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, मैंने ब्रैकेट में L लिख दिया। ओके, और Fe3O4 क्या बना है, सॉलिड बना है, ब्रैकेट में हमने S लिख दिया। और यहाँ पे जो H2 है वो गैस है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे सिंबल शो कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हमने ले रखी है, तो यहाँ मैंने ऐसा सिंबल यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये तो हमने वहीं रखनी है, ये हवा में तो गई नहीं, एयर में तो ये हुई नहीं डिजोल्व। तो इस वजह से हमें यहाँ पे
प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड में कभी भी एरो को ऐसे शो नहीं करना, ये ओनली प्रोडक्ट साइड में शो करना है, जो अपर एरो है या लोअर एरो जो हमने किसके लिए रखा हुआ है, गैस के लिए या प्रेसिपिटेट के लिए। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमने जी लिख दिया, प्लस में हमने H2 गैस ऐड की है, वहां भी हमने जी लिख दिया क्योंकि गैस स्टेट में है। तो जो प्रेशर था वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ मिथेनॉल बन चुका है, और ये लिक्विड स्टेट में होता है, हमने ब्रैकेट में एल लगा दिया। ओके, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, उसके बाद ये रिएक्शन होती है, तो हमने ब्रैकेट में एक्वस लगा दिया। और साथ में जो वाटर होता है उसके लिए हमने लिक्विड लिख ही दिया। सनलाइट है, हम इसको एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोरोफिल की नीड होती है, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन जाएंगे जो कि स्टार्च की फॉर्म में वहां पे इकट्ठे होते रहेंगे। तो ये एक्वस फॉर्म में होती है, तो हमने एक्वस लिख दिया। यहाँ पे जो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, अभी तक तो एक्वस है, बाद में ये एयर में चले जाएंगे, तो पहले हमने रिएक्शन अंदर हो रही है तो एक्वस लिख दिया। अगर रिएक्शन को हम बाहर शो करेंगे तो हम यहाँ पे अप का साइन लगा सकते हैं, और साथ में यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएंगे, तो हमने उसके लिए लिक्विड शो कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शन है उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था, ये फर्स्ट लेक्चर था क्लास 10th की साइंस का, और इसमें हमने क्या सीख लिया कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स किसे कहेंगे, प्रोडक्ट्स किसे कहेंगे, रिएक्शन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था उसको हम कैसे हमारे बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से कैसे किसी रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हमने ये पढ़ लिया। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे कि हमें कितने टाइप्स की रिएक्शन मिलती है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और यहाँ हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाएगी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इन सब रिएक्शंस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।